हेलो एंड वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस। आज है 27 अगस्त एंड द डे इज संडे। सो हम लोग आज डिस्कस करेंगे द हिंदू को। ओके, नॉट इंडियन एक्सप्रेस। फर्स्ट न्यूज इज कि प्रधानमंत्री जी ने जो मून लैंडिंग की साइट है उसको नेम किया है। तो जहां पर हमारा विक्रम लैंडर उतरा था उस जगह को कहा जाएगा शिव शक्ति। और जहां पर हमारा चंद्रयान 2 यानी कि उस टाइम क्रैश हुआ था उसे कहा जाएगा तिरंगा। तो तिरंगा क्यों? उनका कहना है दी तिरंगा पॉइंट विल रिमाइंड अस दैट फेलियर इज नॉट द एंड। ओके, नाउ इसके साथ मुझे आपको कुछ और भी कंसेप्ट समझाने होंगे ताकि अभी आगे जो आर्टिकल आएगा वो आप समझ पाओ ठीक से। देखिए, आपने अलग अलग आर्टिकल्स के बारे में सुना होगा, राइट? एक होता है हमारा लियो, जो कि सबसे नियर बाय होता है। और लियो में ही हमारा, सॉरी, ये जो आप लियो देख रहे हैं फ्रॉम 500 टू 1000 किलोमीटर, इसी में हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लोकेटेड है। ओके, और हम भी जो गगनयान मिशन भेजेंगे वो लियो ऑर्बिट में ही भेजेंगे। उसके ऊपर होता है मियो। इसकी रेंज होती है 2000 से 20000 किलोमीटर के बीच। ऑलराइट, देन कम्स जियो, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसकी हाइट होती है 36,000 किलोमीटर तक। और इसी के बीच एक होता है जीटीओ ऑर्बिट, जिसके बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा। और दूसरा होता है सन सिंक्रोनस। आप इसमें कह सकते हो कि यहाँ पर सैटेलाइट हमारे नॉर्थ से साउथ, ऊपर की नीचे की तरफ मूव करती है, पोलर टू पोलर। ओके, अभी हम इस सबको एक एक करके समझते हैं। नाउ फर्स्ट इज लियो अर्थ ऑर्बिट। तो इसके एल्टीट्यूड का रेंज होता है फ्रॉम 160 टू 1000 किलोमीटर। ओके, मोस्टली इसे हम अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट के लिए यूज करते हैं, ईओएस, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के लिए यूज करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लियो में ही सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज मियो। ये मिडिल अर्थ ऑर्बिट होता है, इसकी रेंज होती है अराउंड अप टू 20,000 किलोमीटर। अब हमारा इंपॉर्टेंट आते हैं हायर अर्थ ऑर्बिट। तो देखिए, इसमें एक कैटेगरी है जियो सिंक्रोनस, और उसी का एक टाइप है जियो स्टेशनरी। क्लियर? पहले तो कंफ्यूज नहीं होना। हायर अर्थ ऑर्बिट में ही जियो सिंक्रोनस होता है, उसी का एक टाइप है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। क्लियर? सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि जियो सिंक्रोनस, इसके नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? यानी कि जियो यानी अर्थ एंड सिंक्रोनस मींस मतलब इसके सिंक्रोनसली कोई चीज मूव कर रही है। ठीक है? तो जैसे अब आप इमेजिन कीजिए कि अर्थ को अपने एक रोटेशन पूरा करने में कितना लग रहा है, 24 आवर्स। तो वो अब इसके साथ हमने जो सैटेलाइट लॉन्च की है अगर इस ऑर्बिट में, तो ये मानिए कि उस सैटेलाइट को भी इतना ही टाइम लगेगा पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में, 24 आवर्स। ओके, इसीलिए ये इसको हम जियो सिंक्रोनस कहते हैं, यानी अर्थ के साथ सिंक होके चलती है ये। ठीक है? द टाइम सैटेलाइट टेक्स टू रिवॉल्व इज इक्वल टू टाइम दैट अर्थ टेक्स टू कंप्लीट इट्स रोटेशन। ऑलराइट, तो अब आपको पता है कि अर्थ में एक तो होते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड, एक होते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, जैसे ये अर्थ है तो ये वाले जो होते हैं ये लॉन्गिट्यूड होते हैं, राइट? ये लैटिट्यूड होते हैं। तो ये एक ही जो लॉन्गिट्यूड है, उस एक ही लॉन्गिट्यूड के अक्रॉस नीचे से ऊपर मूव करती रहती है, साउथ से नॉर्थ। ओके, इट स्टेज इन द सेम लोकेशन बाय लॉन्गिट्यूड बट इट ड्रिफ्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, दिस इज जियो सिंक्रोनस। क्लियर? जैसे सपोज कीजिए कि इंडिया हमारा किस लॉन्गिट्यूड पे आता है, अपने टाइम जोन के हिसाब से देखें तो 82 डिग्री 50 ईस्ट, राइट? इसी लॉन्गिट्यूड पे ये सैटेलाइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मूव करती रहेगी। ठीक है? अब अब अगर मैं कहूं कि इसी लॉन्गिट्यूड पर किसी एक ही जगह पर ये सैटेलाइट रुक जाए, कि मैं उसे जब भी देखूं मुझे वो सैटेलाइट वहीं दिखाई दे, तो उसे कहेंगे जियो स्टेशनरी। वो स्टैटिक स्टेशनरी मोशन में दिखेगी आपको। ओके, तो वही इसका एक सब टाइप शुरू हो जाता है जियो सिंक्रोनस का, दैट इज जियो स्टेशनरी। यानी कि यहां पर है तो एक ही लॉन्गिट्यूड पर, ठीक है, लेकिन अब जो नॉर्थ साउथ मूवमेंट थी वो नहीं हो रही है। ये जो सैटेलाइट है ये इक्वेटर पर ही प्लेस की जाती है और ये वहीं पर दिखाई देगी हमेशा। ओके, 37,786 किलोमीटर पर इट विल अपीयर स्टेशनरी। इज दिस क्लियर? यहां तक समझ में आया? जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी में आपको फर्क समझ में आया? ठीक है, हाइट दोनों की सेम है। दी ओनली थिंग इज कि जियो सिंक्रोनस में ये नॉर्थ टू साउथ एक ही लॉन्गिट्यूड पर मूव करती रहती है। लाइक हमारा अगर हमारा लॉन्गिट्यूड लें हम इंडिया का 82 डिग्री 30 ईस्ट,
ठीक है। तो इसी लॉन्गिट्यूड पर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ये मूव करती रहेगी। लेकिन जब बात हम जियो स्टेशनरी करें, यानी कि इसको इक्वेटर पर स्टेशनरी बना दिया गया है, इसी पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पर ये इक्वेटर पर वो रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ऑर्बिट का नाम लिखा है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है। हमने बात कर ली अभी इसकी जियो की। ठीक है। ये जो हमारा है इसको हम कहते हैं जियो। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जीटीओ की, ट्रांसफर ऑर्बिट। तो होता है क्या है कि देखिए, इसकी आप रेंज देख रहे हैं, इसकी कहां से कहां, ये वाला ऑर्बिट। ठीक है। ठीक है। ये वाला ऑर्बिट, तो हम इसमें कभी सैटेलाइट डायरेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। हम लॉन्च करते हैं ये जो ऑर्बिट जा रहा है ना अर्थ के पास है, ये जियो ट्रांसफर। पहले हम सैटेलाइट इस ऑर्बिट में भेजेंगे, फिर ये आगे जाएगी और यहाँ आके ये इस जियो जियो में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। इसलिए इसका नाम में ही आता है ट्रांसफर, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है। ये इसका काम होता है जियो ट्रांसफर ऑर्बिट का, कि जो सैटेलाइट हमें ऊपर भेजनी है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं जीटीओ। ठीक है। तो जो सैटेलाइट हमें यहाँ पर जियो में भेजनी है उसको पहले हमें जीटीओ में भेजना होगा, फिर वहां से ये लॉन्च होगी जियो में। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई हो, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे जीटीओ क्या है, जियो क्या है और जियो सिंक्रोनस क्या है। जियो सिंक्रोनस है बस ऑर्बिट, सैटेलाइट एक ही लॉन्गिट्यूड पर नॉर्थ से साउथ मूव करती रहती है। जियो स्टेशनरी में इक्वेटर पर सिचुएटेड होती है और स्टैटिक दिखती है हमें। और इस जियो में लॉन्च करने के लिए हम पहले जीटीओ में भेजते हैं और फिर वहां से जियो में जाती है। क्लियर है यहां तक। अब दो ऑर्बिट और रह गए, पोलर ऑर्बिट। तो पोलर तो आप समझ सकते हो कि यानी कि एक पोल से दूसरे पोल की तरफ सैटेलाइट मूव करती होगी, यानी कि नॉर्थ साउथ ट्रेवल करती है यहाँ पर सैटेलाइट। ओके। और इसी पोलर टाइप का सब टाइप है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब सन सिंक्रोनस का मतलब है कि यहाँ पर जैसे हमारा सन मूव करता रहेगा उसी तरीके से हमारी सैटेलाइट भी मूव करेगी। द पोजिशन इज फिक्स्ड रिलेटिव टू सन। The satellite always visit the same spot at same local time। ठीक है। यानी कि दोपहर 12 बजे, ओके, दोपहर के 12 बजे जब सन एकदम हमारे ओवरहेड होगा तब ये सैटेलाइट हमें उसी जगह पर दिखेगी। ठीक है। और अगले दिन भी 12 बजे सैटेलाइट हमें उसी जगह दिखेगी। अब अगर आज शाम को 5 बजे ये सैटेलाइट जिस जगह पर है तो कल भी शाम को 5 बजे वो सैटेलाइट उसी जगह पे होगी, यानी सन की मूवमेंट के साथ सिंक में चलती है ये। ठीक है। तो आपको अगर ये ऑर्बिट समझ में आ गए तो अब आपको हमारे जो लॉन्च व्हीकल्स हैं वो समझ में आ जाएंगे। लॉन्च व्हीकल और उनकी जो पेलोड कैपेसिटी वगैरह है। ठीक है। क्योंकि देखिए अब आपने देखा कि लियो हार्डली 1000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है ना। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर हम लोग हैवी सैटेलाइट हमारा रॉकेट भेज पाएगा, राइट। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं जियो की, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर से ऊपर है, तो यहाँ पे सैटेलाइट ले जाने के लिए हमें क्या जरूरत होगी, हमें बहुत ही हैवी रॉकेट की जरूरत पड़ेगी, राइट। ये बात समझ में आई। तो इसलिए हमने फेजेस में, मल्टीपल फेजेस में अलग अलग रॉकेट्स डेवलप किए। लेट मी चेंज द कलर जो इस पे दिखाई दे आपको। ठीक है। देखिए फर्स्ट फेज में हमने डेवलप किया था एसएलवी, दैट इज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। ये हमारा पहला रॉकेट था। फिर इसको और पावरफुल बनाने के लिए हमने इसका सक्सेसर लेकर आए सेकंड फेज में, दैट इज एएसएलवी। एएसएलवी का फुल फॉर्म है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके। कई बार बच्चे इसको गलत लिखते हैं, ए सिंक्रोनस कर देते हैं वो। इट इज ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। सेकंड फेज हो गया। थर्ड फेज में हमने बनाया पीएसएलवी। पीएसएलवी आज तक का सबसे रिलायबल है, वर्ल्ड ओवर सबसे ज्यादा रिलायबल है। इसका फेलियर रेट बहुत कम रहा है, हार्डली कहीं 3%। आपको इसके बारे में जो याद रखना है, इट इज थर्ड जनरेशन रॉकेट एंड 4 स्टेज होती है इसमें। ठीक है। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है। 4 स्टेज होती हैं। फर्स्ट एंड थर्ड इज सॉलिड फ्यूल एंड सेकंड एंड फोर्थ इज लिक्विड फ्यूल। ये अब तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पहले 2011-2012 तक प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके। 4 स्टेज रॉकेट है पीएसएलवी। फर्स्ट एंड थर्ड इज सॉलिड फ्यूल एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ इज लिक्विड फ्यूल। ऑलराइट। ये मोस्टली हम अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करने में यूज करते हैं, बट ये बहुत कम वेट कैरी कर सकता है, लाइक जस्ट 1400 kg का। इसके अपने 4 वेरिएंट हैं, नॉट इंपॉर्टेंट दो, आप बस देख लीजिए एक बार नाम उनके।
ये सैटेलाइट को लॉन्च कर पाता है लो अर्थ ऑर्बिट में, सब जीटीओ में एंड जीटीओ में। मैंने आपको बताया जीटीओ में लॉन्च कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली जियो में नहीं कर सकते, तो हमें पहले जीटीओ में करना पड़ता है, उसके बाद फिर हम उसको रेस करके जियो में ले जाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च इसने की थी 94 में। और इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है कि हमने चंद्रयान 1 मिशन जो किया है और मॉम मिशन जो किया है मार्स का, ठीक है, ये दोनों हमने पीएसएलवी से किए थे। कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस लॉन्च व्हीकल से किए थे। ठीक है, तो ये हमने पीएसएलवी से किए थे। फिर अब हमारे पास जब हमने इंडिजिनसली क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर लिया, तो हम और पावरफुल रॉकेट बना पाए। ठीक है, तब जाके हमने बनाया जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल। ये था हमारा फोर्थ जनरेशन, और ये 3 स्टेज का है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और थर्ड स्टेज क्या हो गई, क्रायोजेनिक। ठीक है, पहले हम लोग 2 सॉलिड 2 लिक्विड यूज कर रहे थे, अब हम यूज कर रहे हैं 1 सॉलिड 1 लिक्विड और 1 क्रायोजेनिक थर्ड लेवल पर। ओके, तो ये ज्यादा पावरफुल है, तो ज्यादा हैवी रॉकेट, हैवी सैटेलाइट भी ले जा सकता है। इट यूजेस इंडिजिनस क्रायोजेनिक अपर स्टेज। ओके, 3 स्टेज होती है, फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड और थर्ड क्रायोजेनिक। इट इज यूज फॉर डिलीवर ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जैसे कि जी सैट। ओके, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए यूज करता है। वो हम लोग सिर्फ अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए यूज करते थे, ये वाला, ये जो यहाँ लिखा है ना, ये सब मोस्टली। उस टाइम पे जब हमारे पास जीएसएलवी नहीं था, और जब हमें अपनी बड़ी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करनी होती थी हैवियर, तो हम लोग लॉन्च करते थे फ्रेंच गयाना से, आर्यन रॉकेट के थ्रू। ओके, उस वक्त हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं थी, फिर हमने जीएसएलवी डेवलप किया। इसलिए ये कैरी कर सकता है हैवी सैटेलाइट अप टू 22 kg इन जीटीओ, एंड इट कैन कैरी 10,000 kg इन लियो। ठीक है, लियो में तो अब इतना पावरफुल है, तो लियो में तो हैवी हैवी वेट ले जा ही पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, तो मोस्टली इसको हम यूज कर रहे हैं जीटीओ में अपनी सैटेलाइट भेजने के लिए, दैट इज 36,000 किलोमीटर। एंड आपको जो याद रखना है कि चंद्रयान 2 मिशन में इसी का यूज हुआ था, जीएसएलवी का। ठीक है, नॉट पीएसएलवी। पीएसएलवी यूज हुआ है चंद्रयान 1 में, ये यूज हुआ है चंद्रयान 2 में। और उसके बाद अब जो गगनयान मिशन हम लॉन्च करेंगे, जिसमें हम ह्यूमंस को भेजना चाहते हैं स्पेस में भेजने का मतलब है लियो, लियो में भेजना। ओके, लो अर्थ ऑर्बिट में उतना ही भेज सकते हैं सिर्फ। ठीक है, तो वो गगनयान मिशन में भी यही यूज होगा, क्योंकि आप देख ही रहे हो यहाँ पर कि हम लोग वेट कितना वेट ले जा सकते हैं, 10,000 kg तक का लियो में। ठीक है, तो बस यही भेजना है हमें ह्यूमन स्पेस मिशन में। नेक्स्ट इज, इसी जीएसएलवी में हमने अलग अलग वर्जन बनाए। तो वर्जन 1 आया, फिर 2 आया, और जब 3 बना इसका, तो उस 3 को हमने जीएसएलवी मार्क 3 ना बोल के हमने कहा लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ओके, इट इज नथिंग बट एक्चुअली जीएसएलवी मार्क 3। सेम है, 3 स्टेज का है। ठीक है, 2 सॉलिड प्रोपेलेंट और 1 लिक्विड एंड क्रायोजेनिक स्टेज। ओके, लियो में ये ले जा सकता है 8,000 kg एंड 4,000 kg इन जीटीओ। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये सारे मिशन के लिए यूज होगा, जो हम मून पे लॉन्च करना चाहते हैं या सन पे लॉन्च करना चाहते हैं। अभी हमने जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया, वो भी हमने इसी का यूज किया है। ठीक है, अब दूसरा है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब देखिए आप, ये तो वही बात हो गई कि अगर आपको अकेले कहीं जाना है, ठीक है, अब आप अकेले जाने के लिए पूरी कार का यूज कर रहे हो, जरूरत नहीं है उतना फ्यूल वेस्ट करने की, राइट। आपको अकेले जाना है, बाइक से भी जा सकते हो। तो बस वैसे ही कुछ करने के लिए कि जो स्मॉल सैटेलाइट्स होती हैं, उनको लॉन्च करने के लिए हमें पीएसएलवी का यूज ना करना पड़े, इसलिए हमने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया, ताकि कॉस्ट कम आए। ठीक है, कॉस्ट कम आए इसके लिए। ठीक है, तो इट इज डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर स्मॉल एंड माइक्रो सैटेलाइट्स, सैटेलाइट अप टू 500 kg। Now 500 kg planar orbit LEO from Satish Dhawan Space Center, वो तो छोड़िए। ओके, तो आई होप कि यहाँ से आपको एक रफ आइडिया लग गया हो कि क्या होते हैं अलग अलग ऑर्बिट, और उनके अकॉर्डिंग हमने कैसे अपने जो लॉन्च व्हीकल्स हैं इनको रेडी किया है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं वापस अपने न्यूज़पेपर पे। तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, आगे चलते हैं। हम्म, अब देखिए हमारा एक और टारगेट ये है कि हमें इंडिया को प्रमोट करना है एज अ वेडिंग डेस्टिनेशन। आपने शायद, आपको पता होगा कि जो इंडिया में ज़्यादा बड़े लोग हैं, वो लोग अपनी वेडिंग फॉरेन में प्लान करते हैं। जैसे आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो विराट कोहली ने भी अपनी शादी शायद इटली में की थी। ठीक है, तो वैसे ही कुछ इंडिया करना चाहता है कि हम भी अपने आप को वेडिंग डेस्टिनेशन की तरफ प्रमोट करना चाहते हैं। तो उसके लिए सेंटर ने लॉन्च किया है इनक्रेडिबल इंडिया वेडिंग टूरिज्म कैंपेन। ओके, टू शोकेस द कंट्री एज ए प्राइम वेडिंग डेस्टिनेशन। अब जैसे आपने राजस्थान में देखा होगा, अधिकतर सेलिब्रिटीज की शादी वहीं के फोर्ट में होती है, राइट, जयपुर है, जोधपुर है, इस तरह के। ठीक है, तो इसी तरह को हम प्रमोट करना चाहते हैं वर्ल्ड ओवर। नाउ
तो यहाँ पर हम प्रमोट करना चाहते हैं अपने एंशियंट टेम्पल्स एंड पिक्चर्स की हिल्स को। तो इसी में एक टेम्पल है, त्रियुगी नारायण टेम्पल इन रुद्रप्रयाग। यहाँ पे माना जाता है कि शिव और पार्वती की शादी यहीं पर हुई थी। ओके, त्रियुग त्रियुगी नारायण टेम्पल। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है मुंशियारी हिल से, तो इसको भी ये लोग प्रमोट करना चाहते हैं एज अ वेडिंग डेस्टिनेशन। अब जैसे इस टेम्पल की बात हम करें त्रियुगी नारायण की, तो यहाँ पे कैप रखा जाएगा कि 30 गेस्ट से ज्यादा नहीं आ सकते, एंड देयर विल बी ए बैन ऑन हिंदी फिल्म म्यूजिक टू बी प्लेड देयर। ओके, इस पे बैन रहेगा। तो अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो यहाँ पर कोशिश कर रही है कि लोगों को सब्सिडी दी जाए ताकि वो अच्छे होम स्टे बिल्ड कर सके। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, आप फॉरेन वगैरह भी जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पे प्रॉपर एक कॉटेज टाइप भी दे दिया जाता है, रहिए यहाँ पर आराम से होमली फीलिंग के लिए। ऐसा नहीं कि होटल में रूम लेके एक रूम में रहना। ओके, तो उसी तरीके का यहाँ पे लोगों को सब्सिडाइज किया जा रहा है कि आप अपने घर में ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए टूरिस्ट के वेलकम का कि उनको घर जैसा फील हो यहाँ पर। दूसरा, जरूरी है कि वहां पर एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो। ये नहीं कि एयरपोर्ट वहां से 140 किलोमीटर दूर है, तो फिर वो नहीं अट्रैक्ट करता टूरिस्ट को इतना। नेक्स्ट इज, हम लोग पढ़ते हैं जब मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे अभी ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा होने लगे हैं। ठीक है, देखिए ये ऐसे ही बिखरे बिखरे पॉइंट्स होते हैं जो आपके आंसर्स में काम आते हैं। कभी भी कुछ भी आपको डिट्टो परफेक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है आपके दिमाग में, फिर उसकी प्रोसेसिंग जरूरी हो जाती है। तो ये जो ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट होता है, एक बार सोचिए कि ये हो क्यों रहा है। ठीक है, या तो हम उनके हैबिटाट में घुस रहे हैं या वो हमारे हैबिटाट में। ठीक है, एंड मोस्टली सेकंड केस ही होता है। ठीक है, अगर आप फॉरेस्ट या उनके एलिफेंट के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करोगे, ठीक है, यानी कि अगर उनके पेड़ नहीं है, जो वो उनकी जो डाइट जो भी है, जो भी खाते पीते हैं वो लोग, अगर वो चीज नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो माइग्रेट करके सिटी की तरफ आएंगे। राइट, तो जरूरी क्या है कि उनका जो हैबिटेट है, इसी को अगर बेटर बना दिया जाए तो ये कन्फ्लिक्ट रोके जा सकते हैं। अब ये कैसे किया जा सकता है? पहला तो कि आप जो वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, कई बार चीता और इस तरह के एनिमल्स वाटर की सर्च में आ जाते हैं सिटी की तरफ। ठीक है, दूसरा कि जो भी प्लांट्स वगैरह वो लोग खा रहे हैं, जैसे एलिफेंट के केस में, तो वो चीज ही आपने डिस्ट्रॉय कर दी है पूरी। तो उसी को कैटर करने के लिए असम में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, आंवला, बेल, इस तरह की कुछ स्पीशीज हैं जो एनिमल को पसंद होते हैं। ठीक है, उस चीज को ग्रो कर रहे हैं फिर से, ताकि एनिमल्स का फॉरेस्ट से बाहर आने की जरूरत ना पड़े। ओके, टू सिक्योर ए मेजर हैबिटेट एलिफेंट हैबिटाट एंड मिटिगेट कन्फ्लिक्ट्स। इसके अलावा यहाँ पे दिया है एक जिंजर लाइक राइजोम होता है, लोकली कॉल्ड एज तोरा। तो मैंने बस आपको बता दिया, कभी प्रिंट में एज ए सरप्राइज दे देता है वो आपको। ओके, so these plants are important for elephant diet. Restoring degraded areas with tree species preferred by elephants would help secure its habitat and facilitate elephant movement for long-term mitigation of ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्रंटेशन। ठीक है, तो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के टाइम आप इस तरह की बातें लिख सकते हैं कि अगर आप उनकी डाइट और वाटर अवेलेबिलिटी वहीं पे अच्छे से इंश्योर कर दें, तो वो जंगल के बाहर मूव नहीं करेंगे ज्यादा और ये कन्फ्लिक्ट रोके जा सकते हैं। देन यहाँ पर एक काइंड ऑफ परफॉर्मेंस है जिसका नाम है सीताकली। ठीक है, ये जनरली परफॉर्म बाय दलित आर्टिस्ट बिलोंगिंग टू वेडा एंड पुलाया कम्युनिटी इन केरल। ओके, ये केरल में परफॉर्म किया जाता है, एंड इट इज ओरली पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, सीताकली। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लो फ्लाइज के बारे में। द फ्लाइज बिलोंगिंग टू कैलिफोरिडे फैमिली, these are the first visitor to inhabit and colonize a dead body, okay, known as blowflies। देखिए ये क्या होता है कि जब पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं ना, तो अगर इनकी प्रेजेंस है तो ये बहुत अच्छे से एक आइडिया देती है कि ये आदमी कितनी टाइम पहले मरा था। इट इज important in accurate assessment of post-mortem interval, the time that has elapsed since one's death। बट अब इनके बिहेवियर में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं इनके डेवलपमेंट रेट में, बिकॉज दीज फ्लाइज अकॉर्डिंग टू सीजनल चेंजेस, लाइक चेंजेस इन ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर, एरियाज, जेनेटिक वेरिएशंस और ब्लो फ्लाइज। बस इतना ही जानना है उसमें।
नेक्स्ट यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स एलसीए तेजस परचेज करना चाहती है काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे आपको इसके बारे में 2-4 बातें बतानी है। जैसे कि हमारे यहाँ सैंक्शन स्ट्रेंथ है कि हमारे पास 42 स्क्वाड्रंस होनी चाहिए, ठीक है, एयरफोर्स के पास। और लेकिन हम लोग ने टाइमली उतने ज़्यादा फाइटर प्लेन्स खरीदे नहीं, या आप कह लीजिए कि 1971 वॉर के बाद कभी उतनी ज़रूरत पड़ी भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 42 से हमारी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी वो गिरते गिरते 31 हो गई है। और 31 इसलिए भी हो गई, कई कई बार क्या होता है कि जो प्लेन पुराने हो गए उनको हम फेज आउट कर देते हैं, ठीक है। तो इस वक्त हमारी एयरफोर्स स्क्वाड्रन डिप्लीट होके पहुंच गई है 31 पे ऑलमोस्ट, ठीक है। और एक स्क्वाड्रन में होते हैं अराउंड 18 जेट्स या 18 फाइटर क्राफ्ट्स, ओके। एक में 18 फाइटर जेट्स होते हैं, ओके। तो अभी है हमारे पास 31 स्क्वाड्रन और हमें हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है 42, तो हमें 42 तक करने हैं। तो इसी के लिए एचएएल के साथ कुछ एमओयू साइन किए गए हैं कि आप कम से कम हमें 83 तेजस प्लेन सप्लाई कीजिए। बस इतनी सी बात है इसमें। 31 स्क्वाड्रन है करेंटली, ठीक है। अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि 32 33 हो जाए बाय 2030 एंड बाय 2040 35 और 36, ठीक है। सैंक्शन स्ट्रेंथ इज 42, सॉरी, मैंने 42 ही लिखा था ऊपर। अब देखिए मेन चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि नंबर्स मैटर नहीं करते, ज्यादा मैटर करता है कि क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी, ये ज्यादा मैटर करती है। जैसे हमारे पास ये 31 जो स्क्वाड्रन है ना, इसमें 2 स्क्वाड्रन राफेल बेस्ड है, ठीक। तो हमें अच्छी क्वालिटी के और अच्छी टेक्नोलॉजी के फाइटर प्लेन्स या स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए, वो ज्यादा मैटर करता है, ये नहीं कि नंबर्स कितने हैं। अब यहाँ पे आपको पता होगा नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, ठीक है, ये बनाई गई थी 1994 में टू एंश्योर राइट ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स। बट अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है और एक मेंबर है, और बाकी की 4 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करके इसका जवाब मांगना पड़ रहा है गवर्नमेंट से कि ये वैकेंसीज क्यों फुल नहीं कर रहे हो आप। तो ये दिखाता है कि आपका क्या एटीट्यूड है। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हमें इस तरह की न्यूज मिलती है कि सैनिटेशन वर्कर की डेथ हो गई कहीं गटर में गिरने से, या वर्क करने में, या कोई जहरीली गैस रिलीज हुई और उससे डेथ हो गई। तो गवर्नमेंट इज स्टिल नॉट सीरियस अबाउट दिस। आज तक आप उसको मैकेनाइज नहीं कर पाए हो। एक मशीन आती है 30 लाख समथिंग की, अगर आप कितने भी सैनिटेशन वर्कर है सब की जॉब को भी अगर रिप्लेस करने की कोशिश करोगे तो 2-4 हज़ार करोड़ से ज्यादा का खर्चा नहीं होगा। इतना तो आप स्टैच्यू बनाने पे खर्च कर देते हो। बट एनीवे गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस अबाउट दैम। ओके, लेट्स मूव ऑन टू। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ पार्टनरशिप में हम लोग एक हेल्थ सेंटर खोलने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी लास्ट वीक तो हमने देखा कि डब्ल्यूएचओ का जो सेंटर खुलेगा ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है, वो गुजरात में सेटअप होगा। तो एक तो ये हमने एक तरह का आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक बॉडी को हमने अपने यहाँ अट्रैक्ट कर लिया। सेकेंड, अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर ऑल सेट टू ओपन ए क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब इन न्यू दिल्ली इन पार्टनरशिप विद एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब वो जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोल रहे हैं डब्ल्यूएचओ वाला, उसका एम क्या है? To provide leadership on global health matters pertaining to traditional medicine, ensure quality, safety, efficacy, accessibility, and rational use of traditional medicine. बाकी ये सब बोल बच्चन है। वर्ल्ड इज फेसिंग न्यू क्लाइमेट challenges and we must pool in our resources, learning, innovations to tackle the fallout of this change. There are re-emergence of infectious disease, increasing the severity and frequency of natural disasters, thereby threatening to overwhelm health system and ability to deliver essential services. We need to enhance the resilience of health system against impact of climate change. Okay. Next is prioritizing climate resilient health system. Third is building sustainable and low carbon greenhouse gas emission health system and healthcare supply chains. ठीक है, तो ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको कुछ समझाने का नहीं है, सिर्फ आप एज इट इज अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। ये बहुत वर्स्ट चीज हो रही है कि गवर्नर सीधे सीधे वार्निंग दे रहे हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट को दैट आई विल रेकमेंड प्रेसिडेंट रूल, ओके। तो ऐसा नहीं है कि ड्रग प्रॉब्लम कोई 2 दिन में हैंडल होने वाली चीज है। पंजाब में ड्रग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और आज से नहीं है, हमेशा से है। आज जो सेंटर में पावर में है इनकी खुद की कोलिशन गवर्नमेंट ने रूल किया है पंजाब में कई साल विद श्रोमणी अकाली दल पार्टी। सो
कि टोटल टोटल मिसयूज के केसेस हैं गवर्नर के। ठीक है, गवर्नर अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स है उनके दायरे में रह के काम नहीं करते हैं, बेवजह कन्फ्रंटेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इस न्यूज आर्टिकल में मुझे सिर्फ आपको ये बताना है तेराई आर्क लैंडस्केप है क्या। देखिए ये 3 मेजर हैबिटेट से मिलकर बना है, शिवालिक, भाबर एंड तेराई। तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर ये जब हम लोअर हिमालयस में आ जाते हैं नीचे, ठीक है, तो उसमें हमें 4 चीज़ें देखने को मिलती है, बीटी, पीके, ओके, भाबर, तेराई, ठीक है, बांगर एंड खादर। ऑलराइट, ये आपको पता है। तो यहाँ पे आपकी बात हो रही है कि ऊपर का तो आपको पता ही है ना, सबसे ऊपर हमारे ट्रांस हिमालयास हैं, ठीक है, उसके बाद ग्रेटर हिमालयास, उसके बाद मिडिल हिमालयास, उसके बाद हमारे शिवालिक्स आ जाते हैं। ऑलराइट, तो शिवालिक्स और उसके नीचे फिर ये चारों आ जाते हैं। तो शिवालिक के नीचे अगर हम जो प्लेन एरिया उसको डिवाइड करेंगे तो भाबर है, तराई है। तो इन तीनों को मिलके यहाँ से जो आर्च बनता है ना, उसको ये कह रहे हैं तेराई आर्च लैंडस्केप। ठीक है, ये टाइगर हैबिटाट है। ओके, so this TAL represent three major habitats: Shivalik, Bhabur, and Terai. Alright, 22% of wild tiger population in India is found across TAL. बाकी उसमें ऐसा और कुछ काम का नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये वर्ड्स हैं जो आप अपने एग्जाम के लिए याद रख सकते हैं। टेंजिबल हेरिटेज नॉट ओनली हैड मटेरियल वैल्यू बट वाज आल्सो द हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी ऑफ नेशन। अब देखिए 2 टर्म्स होते हैं, इंटेंजिबल एंड टेंजिबल। इससे आप क्या समझते हैं? इंटेंजिबल जैसे योग, ओके, जैसे वैदिक मंत्रास, इनको आप टच नहीं कर सकते, आप इनको देख नहीं सकते, ठीक है, इसलिए इंटेंजिबल बोल रहे हैं। टेंजिबल होता है जिसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, जैसे हमारा रेड फोर्ट। दीज आर टेंजिबल हेरिटेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस वर्ड को याद रखिएगा, सूल रीजन, सोमालिया में आता है। ठीक है, यहाँ पर एक रीजन है, ये ब्रेक अवे कर गया था सोमालिया से, सोमाली लैंड बना लिया इन लोगों ने, तो इनके आपस में लड़ाई चल रही है। मुझे सिर्फ आपको ये सूल रीजन बताना है क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में आपको दे देगा प्रीलिम्स में। यहाँ पर आजकल आपको पता है कि जो क्या नाम है इनका, इलॉन मस्क, सॉरी, इलॉन मस्क, ओके। तो इनकी ये जो एजेंसी है स्पेस एक्स, ये आजकल एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च करती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इन पार्टनरशिप विद नासा, ओके। सो आप देख सकते हो कि उसकी रिलायबिलिटी कितनी ज़्यादा है। तो स्पेस एक्स का जो स्पेस क्राफ्ट है उसका नाम है ड्रैगन, और उसका जो रॉकेट है जो लॉन्च करता है स्पेस क्राफ्ट उसका नाम है फैल्कन 9 रॉकेट। फिर एस्ट्रोनॉट वहाँ करते क्या है जाके स्पेस स्टेशन में, करते रहते हैं कुछ भी इधर उधर की। इफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन स्पेस, ठीक है, ये चेक करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेस में सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं, ओके। दे असेस द फिजियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन स्लीप ऑन अर्थ एंड इन स्पेस, ओके। नेक्स्ट इज, जैसे ही यूएसए ने अप्रूव किया $500 मिलियन की आर्म्स सेल ताइवान को, चाइना तिल मिला गया, और वो हमेशा होता है उसका। उसने डजन्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड नेवल वेसल आइलैंड की तरफ भेजे, ओके, डराने के लिए। और मैंने आपको सेमीकंडक्टर के लेक्चर में बताया था कि यूएसए कभी ताइवान को चाइना के अंडर में नहीं जाने देगा। ये यूक्रेन नहीं है जहाँ पे यूएसए सिर्फ इनडायरेक्टली मदद करेगा, यहाँ वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर और चिप्स वर्ल्ड में आज सबसे बड़ी पावर है ताइवान इस फील्ड में। अगर ताइवान चाइना के हाथ में जाता है यानी कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी चाइना के कंट्रोल में जाती है। यूएसए का रिएक्शन ताइवान को लेके इजी नहीं रहेगा अगर चाइना ने इस तरह की हरकतें की। ओके, यहाँ पे आपको ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वगैरह के बारे में बताइए। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सर्व एज क्रिटिकल कार्बन स्टोर्स एंड होस्ट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी एंड मे बी पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बस इतना सही याद रखना और कुछ नहीं, ठीक है। मैंने आपको टीबी के बारे में बताया था कि हमारा गोल है 2025 तक एलिमिनेट करना। तो उसमें हमने बात नहीं की थी इस बारे में कि इवन अंडर 15 के जो स्टूडेंट्स हैं और चिल्ड्रंस हैं, अंडर 15, ऑलमोस्ट हर साल हमारे यहाँ 3.5 लाख केसेस आते हैं अंडर 15 ईयर के बच्चे जिनको टीबी होता है हर साल, ओके। और ये ऑलमोस्ट 13% है ऑफ टोटल टीबी केस लोड। तो ये आप उसी नोट्स में आगे ऐड कर लीजिएगा
कि हमारा जो गोल है वो कैसे कैसे हम उसको अचीव करेंगे अगर हम चिल्ड्रंस में से ही टीबी नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, चिल्ड्रन टीबी, चाइल्डहुड टीबी। इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज फ्रॉम चिल्ड्रन फॉर चिल्ड्रन। द एस्टिमेटेड मोर्टेलिटी रेट देखिए 22% का मोर्टेलिटी रेट है, बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, नियरली 3.4 लाख। ठीक है, वो 0.34 मिलियन लिखता है, बट आई प्रेफर कि आप इसको लाख के टर्म में ही करें। ठीक है, एज लेस देन 15 एस्टिमेटेड टू गेट टीबी डिजीज एवरी ईयर। राइट, नियरली 1/3 ऑफ ग्लोबल चाइल्डहुड टीबी इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। बाकी की बातें नहीं है, हम सब कर चुके हैं वो टीबी के वीडियो में। यहाँ पे एक टर्म है जो आपको अपने एग्जाम के लिए जानना चाहिए, पिक्टोफ्लेयर। ये क्या होते हैं? These are actually small scale jets within a coronal hole called as picoflare. They could supply energy and plasma to solar wind, a continuous stream of charged particles flowing outward from the sun's corona, and a component of space weather within the heliosphere. नेक्स्ट है यहाँ पे रेड प्लस, आपको पता है ये डिफॉरेस्टेशन वगैरह के अगेंस्ट काम करता है, रिड्यूस एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो ये कह रहे हैं कि एक न्यू एनालिसिस बताता है कि एमिशन रिडक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो ऑफसेट करने के लिए यूज किया जाता है कार्बन एमिशन को, दे आर ओवर एस्टिमेटेड। इतना भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता है इसका जो हम ऑफसेट करने के लिए, जैसे हमने कहीं से जंगल काटे तो फिर हम उतने प्लांट दूसरी जगह लगा दें और फिर बता देते हैं कि देखिए हमने वो जो लॉस हुआ था वहां पे उसको ऑफसेट कर दिया। तो ये वही बता रहे हैं कि ओवर एस्टिमेट किया जाता है कि हमने इतना रिलीज किया था तो इतना ज्यादा ऑफसेट भी कर दिया, नहीं हो पाता इतना ऑफसेट। यहाँ पे चंद्रयान के बाद अब फ्यूचर मिशन क्या है इसरो के, उस पर बात है। तो ये हम 4th कंट्री बने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गगनयान के लिए एक मिशन होगा और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे मॉडिफाइड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो मैंने अभी आपको बताया था शुरू में। ओके, क्योंकि यही कैरी करेगा ह्यूमंस को स्पेस में। उसके बाद एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर पे हम वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि देखिए एक स्पेस क्राफ्ट या सैटेलाइट लॉन्च करनी है, उसके बाद ये जो रॉकेट लॉन्च व्हीकल होता है हमारा, ये अलग अलग हो जाता है और समंदर में जाके गिर जाता है, यानी कि वन टाइम यूज ही है अभी तक ये। ओके, तो इस चक्कर में क्या, फिर अगली सैटेलाइट अगर कुछ लॉन्च करनी है तो फिर से पूरा खर्चा होता है। ठीक है, तो उसी को करने के लिए हम क्या कह रहे हैं कि हम ऐसा व्हीकल बनाएं जिसको हम रीयूज कर सकें। तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो उसी के लिए हम लोग को ये टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर करना है बहुत जल्द। राइट, और ये वही स्पेस एक्स जो बात कर रहे हैं ना हम, नासा इलॉन मस्क वाला, उसने ये कर दिखाया था। ना सिर्फ रीयूजेबल, उसने तो ये भी कर दिया था कि उसका रॉकेट जा रहा है ऊपर अपना काम करके, वापस आके ऐसा कि ऐसे ही वर्टिकली वापस से अपने साइड पे आके खड़ा भी हो गया। उसने उस लेवल का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया, मतलब वो प्राइवेट कंपनी आप कह सकते हो कि कई कंट्रीज की स्पेस एजेंसी से ज्यादा आगे। तो ये जब भी कर पाएंगे इंडिया, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो सैटेलाइट्स लॉन्च करने की कॉस्ट आती है, ठीक है, ये कॉस्ट और कम हो जाएगी, तो हम लोग और ज्यादा फॉरेन कस्टमर अट्रैक्ट कर पाएंगे कि आप हमारी सर्विसेज यूज कीजिए। A launch vehicle that can be used for multiple missions, unlike the existing rockets, each of which can be used only for one mission. ओके, तो इसकी भी टेस्टिंग चल रही है। नेक्स्ट है SCE-200। ये एक तरह का पावरफुल इंजन होगा जो कैरोसिन पे चलेगा, कैरोसिन एंड लिक्विड ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजर। ठीक है, टू पावर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इसरो रॉकेट्स। उसके अलावा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए छोटी छोटी सैटेलाइट 500 केजी, 500 केजी, इस तरह की सैटेलाइट्स के लिए अगर आप PSLV यूज करते हो तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो हम एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे वर्क कर रहे हैं जो स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाएगा ऊपर, ठीक है, कम कॉस्ट में। इसके अलावा और क्या मिशन है? आदित्य 1 है, आदित्य L1। L1 फिर स्टैंड फॉर लैग्रांज पॉइंट 1, जो कि सन और अर्थ के बीच का एक पॉइंट है। ऑलराइट, L3 होता है अर्थ के ऑपोजिट साइड, इसके जस्ट अपोजिट, और 2 और 4 होते हैं परपेंडिकुलर, आप कह लीजिए कि लेफ्ट और राइट साइड पे अर्थ के। ओके, तो आदित्य L1 हम लोग सन को स्टडी करेंगे दूर से। उसके अलावा हम लॉन्च कर रहे हैं एक एक्सपोसैट सैटेलाइट, जो कि क्या करेगा, इट विल स्टडी द एक्सरे स्ट्रीमिंग थ्रू आउटर स्पेस। देन अगला प्रोजेक्ट है निसार सैटेलाइट, जो नासा के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। ओके, इट विल स्टडी द नेचुरल प्रोसेसेस ऑन अर्थ सरफेस फॉर 3 years इन रडार फ्रीक्वेंसी। उसके बाद गगनयान 1 एंड गगनयान 2 की टेस्टिंग होगी। इसमें क्या होगा कि यूज तो हम यही करेंगे, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, बट यहाँ पर ह्यूमंस को नहीं भेजेंगे, इसमें पहले टेस्टिंग करेंगे फ्लोन विदाउट ए क्रू, बिना क्रू के। ओके, और उसके बाद लॉन्च करेंगे एक GSAT-20 सैटेलाइट, जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगी हमारी। ठीक है, तो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं आगे आने वाले। इसके अलावा
कि जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो हम टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं, अगर जब ये रेडी हो जाएगा, इट इज एक्सपेक्टेड टू लिफ्ट अप टू 20,000 केजी इनटू लियो। अभी मैंने आपको शुरू में बताया था, अभी हम 10,000 केजी तक ले जा सकते हैं, और जो जीएसएलवी है वो ले जा सकता है 20,000 केजी तक। बट उतना कॉस्टली भी हो जाता है फिर वो। दिस मीन्स हैवियर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड मिशन इन फ्यूचर। इसके अलावा और क्या करना है इसरो को, टू हैव ए सेफर एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट रॉकेट फ्यूल। तो उसी के कोशिश में ये लोग डेवलप कर रहे हैं मेथिलॉक्स प्रोपेलेंट, जो यूज करेगा मीथेन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन को। Now, organization has also been transferring some technologies specially related to telecommunication and electronics to the private sector। तो यहाँ पे प्राइवेट कोलैबोरेशन की बात आ जाती है। फिर जेक्सा के साथ, जापान के साथ हम लोग लिपेक्स लॉन्च करेंगे। ठीक है, इसमें भी एक लैंडर और रोवर होगा, और इसका काम होगा कि आप प्रॉपर मून के सरफेस पर ड्रिलिंग करेंगे और सैंपल्स को एनालाइज करेंगे। ये आपको पता ही है, डे एंड नाइट मून पर 14 डेज तक लॉन्च रहती है। ठीक है, तो अगर 14 डेज सनलाइट रही, उसके बाद जब अंधेरा हो जाएगा तो टेम्परेचर चला जाता है -180 डिग्री तक। तो उस वक्त हमें जरूरत पड़ेगी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की, यानी कि बैटरीज लगानी होंगी हमें रोवर में। इस बार हमने जो भेजा है वो प्योरली सोलर पैनल पे चल रहा है। ओके, तो जेक्सा हमें देगा लॉन्च व्हीकल और रोवर, और इसरो देगा लैंडर। उसके बाद फिर से एक मार्स पे मिशन करेंगे, वीनस पे करेंगे, जिसका नाम होगा शुक्रयान। पीएम जनधन अकाउंट ये क्रॉस कर चुके हैं ऑलमोस्ट 50 करोड़, तो ये अच्छी बात है। ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट है इसमें। एंड सबसे अच्छी बात है कि जो जीरो बैलेंस अकाउंट होते थे, कई बार खुलवा लिए जा रहे हैं बट पैसे नहीं है उसमें, ये जीरो बैलेंस अकाउंट अब स्लाइड होके जो कि 58% हुआ करते थे, अब सिर्फ 8% रहेगा। और आप समझ सकते हो मोस्टली क्यों हुए, क्योंकि एक तो किसान, जो किसान मानधन स्कीम है, तो उसमें 6,000 आ जाता है लोगों को। ठीक है, सबको तो नहीं आता, बट जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है उनको आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब कई स्टेट ऐसी योजनाएं चला रहे हैं कि महिलाओं को हम 1,000 रुपये हर महीने देंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी पेंशन वगैरह आती रहती है किसी की। अरे इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो अब ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट है, इनमें कुछ ना कुछ पैसा आता रहता है गवर्नमेंट की तरफ से। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। और इसमें जो भी कुछ चीजें छोड़ी हैं मैंने, मैं उनको अलग से कवर करूंगा, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे अब जरूरी हो जाता है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है, इसके लिए क्या स्कोप आता है स्पेस में। ठीक है, तो मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा आपसे अलग से। So don't worry about that. So thanks for joining this session. Have a great day and study.